धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। और आज बात करेंगे खास तौर पर गाजा की। वैसे तो खास तौर पे गाजा की रोजा नहीं करते, लेकिन आज क्यों करेंगे बताऊंगा आपको। जब आप ये बुलेटिन सुनेंगे तो खुद भी समझ जाएंगे। तो क्या है आज के मुद्दे, उन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। लगता है हवा का रुख धीरे धीरे बदलने लगा है। मोदी की रैली के अंदर जाकर अगर लोग काले झंडे दिखाते हुए ये कहने लग जाएं कि वोट चोर गद्दी छोड़, और अमित शाह की रैली में जाकर अगर लोग ये कहने लग जाएं कि तड़ी पारो गद्दी छोड़ो, तो ये आप क्या देखते हैं? क्या वाकई में विपक्ष के अंदर दम पड़ गया है, या आप भाजपा के दिन लद गए हैं, लोग ऊब चुके हैं इनसे? पिछले हफ्ते मैंने इसकी चर्चा शायद आपके साथ बातचीत में भी की थी, कुछ अन्य दोस्तों के साथ भी चल रहा है, और उनका कहना है कि ट्रेंड है यह। बिहार में भी मेरे कुछ दोस्त हैं, दिल्ली में भी हैं, और अन्य जगहों से भी बातचीत हुई है कि ट्रेंड दिखाता है कि लोग, खासकर वह लोग जो भाजपा के, और भाजपा के कारण अंबानी अदानी के जो भक्त हो गए थे, खासकर अदानी के, उनका मोह भंग हो रहा है। और वो लोग जो कि पहले से ही उनके पक्ष में नहीं थे, यानी वैसे 70% के आसपास लोग थे। तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट होगी, मतलब मैं वो पूरी तरह से नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो छोटे से असर पे हमें जो ट्रेंड मिला उसके हिसाब से यह नजर आ रहा है कि वह कहीं ना कहीं से सुख बुगा रहे हैं। वह जो न्यूट्रलिटी उनकी थी कि हम भाई हमें क्या लेना देना है ना, कोई राजा हो कोई रंग हो, क्या अंतर पड़ता है, उन्हें लगता है कि नहीं, हमें अब सड़क पे आना चाहिए, या बोलना चाहिए, आवाज बुलंद करना चाहिए, एक साथ आना चाहिए। और यह घटना खासकर तब से शुरू हुई है जब वोट चोरी का पूरा एक्सपोज कर दिया राहुल गांधी और विपक्ष ने मिलकर। जी, क्या आपको लगता है सिर्फ ये बिहार तक सीमित रहेगा, या यहीं से वो जो है इतिहास रचा जाएगा जो गुजरात से उठा है 2014 से, और देश के अंदर पूरा एक नफरत का ज्वार भाटा जिन्होंने पैदा कर रखा है उसको थामने के लिए? 2014 के पहले भी देखिए तो 1973-75 में जो आंदोलन हुआ था गुजरात से होते हुए बिहार में भी जयप्रकाश नारायण ने आया, और मुख्य रूप से वहीं उनको वो आधार मिला जहां से उन्होंने आंदोलन तेज किया। और दूसरी तरफ देखें तो वामपंथियों का गढ़ बंगाल, त्रिपुरा तकरीबन ढह ही गया है, कुछ खास उनकी ताकत बची नहीं है। देश के स्वतंत्रता के बाद से सबसे बड़े दल के रूप में विपक्ष का महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले सीपीआई का क्या हश्र है हमें आज मालूम है। जहां तक केरल की बात है, अब वह दम नहीं रहा, केवल वही दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरह दिल्ली सरकार में जब थी इनकी, कि हम मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, अब स्वास्थ्य व्यवस्था दे रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो छोड़ दीजिए, बिहार में एक और घटना छोटी सी घटने वाली है, और वह है कि ऑल इंडिया किसान सभा के भिन्न भिन्न घटक और भी दूसरे घटक, इनका सासाराम में बहुत बड़ा एक रैली और 3 दिन की मीटिंग होने वाली है। यह सितंबर में होगा, डेट मुझे नहीं याद है, मिड सितंबर में कहीं पे है, तो ऑनलाइन मिल जाएगा ढूंढने से। और इसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं और हजारों लोग तैयारी कर रहे हैं वहां के संदर्भ में, अन्य जगहों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वगैरह। और अभी तक पिछले जो ही आंदोलन हुआ था, आप देखेंगे कि मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में थे। पश्चिमी हम कहें, पश्चिमी और उत्तर पश्चिम भारत देश कहें, पंजाब कहें, बिहार में बहुत कम असर था, बंगाल वगैरह में तकरीबन शून्य था, दक्षिण में था, केरल वगैरह में था। बिहार में यदि ये लोग उठ रहे हैं तो यह बहुत बड़ी चीज है। किसान आ रहे हैं, हालांकि कुछ लोग यहां तक कहने लगे हैं कि मजदूरों को छोड़ो किसान करेंगे, तो वो गलत, मतलब गलत नारा है, गलत समझदारी है। ये दोनों को साथ में होना जरूरी है यदि वास्तव में क्रांति करें। तो आपके मुंह में घी शक्कर एडवांस में यदि ऐसा उठ खड़ा होता है, बिहार से होते हुए पूरे दिल्ली, पूरे भारत में फैलता है, और दिल्ली भी मुझे लगता है कि यह तैयार है कहीं ना कहीं से। जी, क्या वाकई में अभी से मुंह में घी शक्कर वाली बातें हम लोगों को करनी चाहिए, या कुछ इतिहास को भी देखना चाहिए? 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा तेजस्वी यादव ने कितने धुआंधार तरीके से अपने हेलीकॉप्टर को उड़ाया, और पूरे राज्य में ऐसा लग रहा था कि जैसे महागठबंधन यानी इंडिया की लहर चल रही है। उससे पहले विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कैसे जो है लग रहा था कि जो है महागठबंधन की सरकार बन जाएगी, लेकिन हुआ कुछ और।
और कुछ चीजें इसके साथ मैं आपके सामने रखते हुए ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से पीके लड़ रहे हैं, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद और रावण जाके लड़ेंगे, मायावती तमाम सीटों पे लड़ेंगी, असदुद्दीन ओवैसी भी लड़ेंगे, तो ये सब इतना वोट काट देंगे कि भाजपा को फायदा हो जाएगा। दो बातें आपने बड़ा महत्वपूर्ण किया और ये प्रश्न उठाया। हम एडवांस में अपने मुंह में घी शक्कर करें कि ना करें, हमारी तैयारी है। हम बोल रहे हैं, बोलने की आजादी पर हर जगह रोक लगाने की कोशिश कर रही है ताकि आम जनता यह ना जान पाए कि वास्तव में क्या होने वाला है, नहीं हो रहा है। पूरे इतिहास को बदला जा रहा है। उदाहरण के लिए मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूं समझने के लिए कि मोल्दोवा तक में जो मैना संधू जो है वहां की, माइया संधू जो वहां की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, वह अमेरिका और पाश्चात्य देशों के, यूरोपियन यूनियन देशों के कहने पे वहां के उस इतिहास को बदल रही हैं जहां से कि सोवियत सेना के लड़ा था, इनको स्वतंत्रता दिलाई थी। अब वो करें कि नहीं, वह तो बड़ा गड़बड़ चीज था। वो आके उन्होंने, उन लोगों ने हमें मोल्दोवा को एक तरह से कहें तो रोमानिया सा अलग कर दिया। हम उस दिन को मनाएंगे जिस दिन से मोल्दोवा में कम्युनिस्टों को भगाया गया था। खैर, यह तो इतिहास बदलने की बात हुई, भारत में नजर आ ही रहा है, पूरी कोशिश हो रही है। जहां तक पूरे देश की बात है, जो ट्रेंड चल रहा है, तो आपके दूसरे सवाल का जवाब वो हमें नजर आ रहा है कि हमसे पहले, यानी जो वास्तव में क्रांतिकारी हमसे पहले, ये जो दक्षिणपंथी नेता हैं कांग्रेस के साथ साथ, आपने पीके का उदाहरण दिया, क्या सुराज कुछ बनाया हुआ उन्होंने बिहार में, और जन स्वराज, हाँ, और बाकी जितने, ये लोग जनता की नब्ज को ज्यादा बेहतर पकड़ के और वो कूद रहे हैं एडवांस में। जैसे 2013-14 में भाजपा के साथ साथ एक आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ जिसमें मेरा भी छोटा मोटा रोल था। खैर, तो ये लोग ज्यादा हैं कि भाई ये लोग कहीं क्रांतिकारी दिशा में न चल जाए, हम इनके नेता बने, हम एमपी बने, हमें सत्ता मिले, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या जो भी बन सके। और ये लोग जो हैं ज्यादा हमसे समझदार हो रहे हैं। यहां के जितने सीपीआई सीपीएम है वो कांग्रेस के पिछलग्गू बन रहे हैं। और अंतिम बात फिर से दोहराऊंगा कि जो आधार था इनका, उसको फिर से मजबूत करना चाहते हैं। बस चुनाव से चुनाव तक की राजनीति, एक तरफ जहां मजबूरी इनकी कहने की कि हमारे हारने के कारण वोट चोरी है, यानी चुनाव की प्रक्रिया ध्वस्त हो चुकी है, और दूसरी तरफ मजबूरी में चूंकि क्रांतिकारी दिशा में ना बढ़ जाए जी। यदि चुनावी आधार खत्म हो गया तो हमारे पास क्या बचता है क्रांति के अलावा? बिल्कुल, और कुछ नहीं बनता है। फिर से कहते हैं कि हम उसको वापस लाएंगे, हम उसी को फिर से करेंगे, और उस दलदल को जो कि अब बिल्कुल धंसता जा रहा है, उसके ऊपर सीमेंट या लकड़ी के फट्टे डालकर फिर जो ऊपर जाएंगे, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। जी, बिल्कुल सही आपने बात कही है। और इससे भी नहीं इनकार करना चाहिए कि अनुपम खेर ने कहा था कि आएगा तो मोदी ही, यानी कि जो दिख रहा है वो पड़े ही, कुछ भी हो रहा हो। हरियाणा में भी दिख रहा था, महाराष्ट्र में भी दिख रहा था, मध्य प्रदेश में तो बाकायदा ओपिनियन पोल तक आ चुके थे, लेकिन जब नतीजा आए तो कुछ और ही माजरा निकलकर बिहार से सामने आया। और शायद इसी वजह से दिल्ली के रामलीला मैदान में एसएससी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे जो छात्र थे, आधी रात को उनकी बत्ती गुल कर दी गई, और दिल्ली पुलिस भी से छात्राओं को कैसे घसीटवाया गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया। सरकार को कोई डर नहीं है क्योंकि ईवीएम से जीती जाएंगे या वोट चोरी करके सत्ता हथिया ही लेंगे। अब रुक कर लेते हैं रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई खबरों का। सॉरी, उससे पहले पाकिस्तान और भारत से जुड़ी खबरें आपके सामने रख देता हूं। क्या वाकई में जो पाकिस्तानी मीडिया बता रहा है कि भारत ने पानी छोड़ते हुए उसे बताया कि भाई होशियार हो जाओ, तुम्हारे यहां तो पहले ही बाढ़ से बड़ी तबाही हो रही है, हम पानी छोड़ रहे हैं, इससे और बाढ़ आ जाएगी, ऐसा है तो ये तो अच्छा साइन है? नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि भी नहीं है। मतलब ऐसे देखें कि जून से जब हुआ था तब सभी तक 17 से 20% तक पानी कम किया गया है, पाकिस्तान को नहीं दिया जा रहा है। अभी जो बारिश जबरदस्त हो रहा है, इस साल लगता है थोड़ा ज्यादा ही मौसम मेहरबान है भारत पाकिस्तान के ऊपर। और सोशल मीडिया की बात छोड़ दे, जो आप कह रहे हैं वो सही है, मीडिया में भी कुछ लोग बोल सकते हैं, लेकिन वहां के जो अधिकारी हैं, जो वाटर एंड फ्लड को मैनेजमेंट वगैरह करते हैं, और उनका कहना है कि जो एक्सेस वाटर आया है यह इंडस और उसके जगह से जो आ रहा है वहां पे, और उनके नदी में जो आ रहा है, वह कारण यह है कि जो नॉर्मली सीजन का जो होता है उससे कारण हो रहा है, ना कि भारत छोड़ रहा है। और इतना ज्यादा नहीं कि फ्लड आ सके, कभी कभी ज्यादा कभी कम आता, इसमें थोड़ा ज्यादा आ रहा है, लेकिन फ्लड लेवल से ऊपर नहीं, से नॉर्मल चीज है। और उनकी लड़ाई जारी रहेगी कि भारत इसके ऊपर प्रतिबंध ना लगाए। जी, 15 मछुआरे पाकिस्तान के पूरी कश्ती के साथ क्यों पकड़ लिए गए? देखिए, ये मछुआरे या जहां तक फिशरमैन की बात है, हमारे कभी
श्रीलंका में पकड़े जाते हैं, श्रीलंका वाले हमारे यहाँ होते हैं, पाकिस्तान के बहुत जबरदस्त होता है। और हमारे बीएसएफ, पता नहीं हुआ बीएसएफ का न्यूज में आ रहा है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जनरल लैंड पे होती है, यहाँ पे तो हमारे वो नेवी वाले होने चाहिए थे या कोस्ट गार्ड वाले, खासकर कोस्ट गार्ड वाले होने चाहिए। जो हो कोई अंतर नहीं पड़ता है। इन लोगों ने, जैसा आपने सही कहा कि 15 लोगों को पकड़ लिया और उनके साथ उनका मिला कुछ पाकिस्तानी करेंसी भी था, मतलब नोट था जो पाकिस्तानी रुपया होता वो था, खाना पीना था जो कि 10-15 दिन का था, यानी काफी दिन तक किलो मारने वाले थे। करीब इनका 60 किलो मछली जो उन्होंने पकड़ा था वो भी पकड़ा। तो हम इनको ऐसे नहीं जाने दे सकते। हालांकि आदान प्रदान हो जाता लंबी समय तक एक दूसरे के क्षेत्र में बंधक नहीं बने रहते हैं, लेकिन इन्हें लैंड अथॉरिटी यानी पुलिस, गुजरात पुलिस को दे दिया गया है कि पता करो मसला क्या है। तो देखिए, दोनों देशों के बीच में जो पहले चलता रहता था, मैं एक उदाहरण दूंगा जी। 1983-84 में जब मैं फ्लाइंग करता था हेलीकॉप्टर, तो मिजोरम क्षेत्र में, वहां पारवा नामक जगह है। तो मिजोरम जो है सो एक इस तरह का क्षेत्र है, और एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ बर्मा है, एक तरफ हम है, भारत है। और पारवा जो है सो बहुत ही गरीब है, रोड वगैरह से पहुंचना मुश्किल था। जाते हैं तो आपके आइजोल यानी जो राजधानी है 2 से 3 दिन लग जाता है खच्चर वगैरह के साथ। हेलीकॉप्टर से जो है के जनरल या ब्रिगेडियर जाते थे देखने के लिए क्या हो रहा क्या नहीं। तो वहां के लोगों को यह नहीं पता था कि यह बांग्लादेश है, भारत है या बर्मा है। अच्छा। वो एक दूसरे के रिश्तेदार है, एक दूसरे के साथी है। और वही चीज यहां भी हो रहा है। वो बेचारे जीने खाने के लिए कर रहे हैं। कुछ बांग्लादेशी यहां आ गए, रोहिंग्या को तो आपने मार के भगाया हुआ है। कुछ भारत के लोग बांग्लादेश से पहुंचे वहां रोजगार ढूंढते ढूंढते, यहां नहीं मिल रहा है तो। और इस विषय पर मैं यह नहीं कहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय नियम नहीं है, लेकिन उसकी बिल्कुल अनदेखी की जाती है। और आम जनता को, अपनी जनता को भड़काने के लिए कहते हैं कि ये बाहर के लोग आ गए हैं। बिहार में कहते हैं कि बाहर के लोग आके तुम्हारी नौकरी ढूंढ रहे हैं। अरे भैया, नौकरी तो तुमने बुड़ा दी। हाँ ठीक है, हम ऐसे लोगों को हम मुफ्त में नहीं आने देंगे, चूंकि पाकिस्तान के सीमा से वो बॉर्डर पे जो आके पानी के थ्रू जो आए, हमारे यहाँ जो बॉम्बे में हुआ है 9/11 या जो भी हुआ है, उसको हम नहीं भूल सकते। हमें सिक्योरिटी का मेजर लेना पड़ेगा। लेकिन दोनों देशों में इस तरह की संधि होनी चाहिए कि भैया आप देखें, ऐसे लोगों को खास झंडा दें, खास पासपोर्ट वीजा दे कि गलती से हमारे क्षेत्र में आ गए तो वहां पकड़कर जल्दी से जल्दी छोड़ सके। यह भारत पाकिस्तानी नहीं, बल्कि हमारे श्रीलंका, बांग्लादेश जो भी है, सबके साथ ये चीजें होनी चाहिए। जी, बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने पासपोर्ट वाला। और उससे पहले हमने जो मिसाल बताई है मिजोरम की, तो वो भी एक बहुत ही काबिले तारीफ मिसाल है। लेकिन हम कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान और तालिबान को भिड़ा दें, वो तो हुआ नहीं। अब उल्टा कुछ और हो गया है। उल्टा ये हो गया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में वीजा खत्म हो गया है। भाई तू हमारे यहां, हम तेरे यहां जाएंगे। यही नहीं, इसको और भी बताइए कि चीन का जो विदेश मंत्री हमारे यहां 3 दिन बिताता है, पाकिस्तान में भी 3 दिन बिताता है, और उसके बाद पाकिस्तान का जो विदेश मंत्री है वो चाइना कहाँ पहुंच जाता है अपने फील्ड ऑफिसर के लिए लेकर। भाई 3 दिन जब तुम्हारे यहाँ चीन के विदेश मंत्री रह के जा चुके हैं, तो तुम्हें जाने की अभी क्या जरूरत पड़ी थी। ये जो तमाम तरीके की चीजें पाकिस्तान के हक में घटती हुई दिख रही हैं बांग्लादेश और चाइना से, ये क्या कहलाती हैं? देखिए, जहां पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात है, उनका संबंध मजबूत हो रहा है, उनका आर्म्स डील भी हो रहा है, तो वीजा वाली तो साधारण सी बात है। वैसे वीजा जनरल सबके लिए फ्री नहीं हुआ, यानी स्टूडेंट, टूरिस्ट या बिजनेसमैन जो आ जा रहे हैं उनको वीजा लेना पड़ेगा। हालांकि उसमें भी काफी आसान बनाया गया है। और 31 देशों के साथ यह बांग्लादेश करने जा रहा है अभी, मतलब प्रस्ताव में हो ही जाएगा, जिसमें सार्क के भी सारे देश हैं, जिसमें हम भी हैं, और 31 देशों में पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान के जो भी जो अथॉरिटीज हैं, मान लीजिए एसपी है, डीएम है, या फॉरेन मिनिस्ट्री का कोई प्रवक्ता है या कुछ है, उसको वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल डिप्लोमेटिक नहीं, अन्य तरीके से जो पहले होता था। और ये दोनों की तरफ से आदान प्रदान हो रहा है, तो यह तो उनकी बढ़ रहा है, संबंध बढ़ रहा है, जो कि भारत को संभवतः पसंद नहीं है। लेकिन बांग्लादेश की जो भी हैं, जो भूतपूर्व वहां की प्रधानमंत्री जो भाग के आई हैं, उनका मैंने न्यूज में देखा था कल या परसों को, उन्होंने 2 ऑफिस खोल दिए हैं, एक दिल्ली में और एक कहीं बंगाल में। यानी उनका काम भारत से बढ़ना शुरू हो गया है। शुरू में डाउट था ना कि हम क्या करेंगे। खैर, जहां तक ये चीन की बात है, और चीन जो है सो प्रत्यक्ष रूप से पिछली बार जब यहां के विदेश मंत्री और उनके फील्ड मार्शल जो मुनीर गए थे, उन्होंने काफी प्रशंसा की थी इन लोगों की, हमने इनकी बात कर ली है। और अब ये देखिए कि जब भी, एक तो डिप्लोमेटिक का जमाना है, जब भी कुछ होता है सीधे के सीधे विदेश मंत्री भाग रहे हैं। पहले फोन पे भी बातें होती थी, सेक्रेटरी वगैरह जाते थे, मंत्री की जाने की जरूरत नहीं थी।
और हमारे जब ये जाते हैं तो उनके साथ हमारे बहुत सारे वो लोग जाते हैं जो पूंजीपति हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो जाते हैं, प्रधानमंत्री के साथ जाते हैं। ये अब डिफेंस के जो चीफ ऑफ स्टाफ है, यानी फील्ड मार्शल आर्मी के चीफ, वो क्यों जा रहे हैं हर जगह? यानी वहां आर्मी का महत्व, और पाकिस्तान की इस पहल को चीन प्रशंसा कर रहा है कि उससे रीजनल स्टेबिलिटी होगी। अबे रीजनल स्टेबिलिटी की जहां तक बात है, तुम्हारे प्रधानमंत्री करेंगे, तुम्हारे डिफेंस मिनिस्ट्री करेंगे, फॉरेन मिनिस्ट्री करेंगे, और जहां तक इनके कह रहे हैं कि चाइनीज पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए जो पिछला पाकिस्तान में आए थे, वह चाइना पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर स्ट्रेटेजिक मीटिंग के लिए था, और यह जो है सो सीपीसी के लिए इकट्ठे क्यों नहीं कर सकते थे, जो भी है, तो उसके लिए जा रहे हैं। तो इसके लिए तुम्हारे जो इकोनॉमी से रिलेटेड है वो लोग जाएं। ये आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्यों जा रहे हैं, उनको क्यों दिखाया जा रहा है? बिल्कुल सही बात है। कहीं बार हर जगह पे क्यों जाता है वो बंदा, और हर जगह वो क्यों नजर अमेरिका पहुंचता है कि वहां की जो चुनी हुई सरकार है पाकिस्तान की, वो तो कोई मायने नहीं रखती है सर जी। यहां तक कि अमेरिका पहुंच जा रहे हैं, ट्रंप के साथ लंच करते हैं। हाँ खैर, तो कुछ ना कुछ और भी कुछ न कुछ और पकड़ा। जहां तक अफगानिस्तान की बात है, वहां पे हमारे पांव जो भी मजबूत होने शुरू हुए थे, वह बिल्कुल दलदल में जा चुका है। चलिए ठीक है, वो हमारे हाथ से जा चुका है, हम ये कह सकते हैं। रूस और यूक्रेन से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं, वक्त का भी थोड़ा तकाजा होता है, हम चाहते हैं 25-30 मिनट में तमाम चीजें आपके सामने रख दें, लेकिन जब मुद्दों पर बात होने लग जाती है तो विस्तार से कुछ चीजें बताना भी बेहद जरूरी हो जाता है। मैं माफी चाहता हूं सर, आपको बीच बीच में रोक देता हूं। खैर, तो यहां जो अपडेट है वो है हंगरी के हवाले से। ऐसा लग रहा था कि पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा है, लेकिन हंगरी तो कह रहा है कि अगर यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में शामिल किया तो वो वीटो का इस्तेमाल करेगा। देखिए, यूरोपियन यूनियन में कोई भी देश शामिल होता है तो उससे कई सारे मतलब उसका कंडीशंस होते हैं, पहले से कंडीशन होते हैं। नेचुरली इंडिया नहीं हो सकता क्योंकि जियोग्राफिकली वहां का होना है। नंबर 2 है कि वहां का इलेक्शन सिस्टम जो है सो ओपन है, प्रेस की स्वतंत्रता है, मिलिट्री रूल नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये यूरोपियन यूनियन बिल्कुल उसको तोड़ देता है, खत्म कर देता है। और इसमें जबकि दूसरी या तीसरी बार इसने आक्रमण किया है, जो ड्रूजबा से होते हुए, ड्रूजबा पाइपलाइन है, ड्रूजबा मतलब फ्रेंडशिप, और यह पाइपलाइन वहां से होते हुए जाते हुए ये पूरे हंगरी और स्लोवाकिया और इन सबको तेल देता है। इस पे ये लोग निर्भर हैं, यहाँ के देश जो है सो निर्भर हैं रूस के कच्चे तेल पर, जो सस्ता भी पड़ता है चूंकि पाइपलाइन से आ रहा है। और यह लोग अमेरिका दूसरे देशों से ले तो बहुत महंगा पड़ता है, और इसके कारण यहाँ पे बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इनका दाम जो है 30-35% तक बढ़ जाता है, और इसलिए बहुत नाराज है। और जब यह चीज हुआ तो इन्होंने यूरोपियन यूनियन में जब इसकी शिकायत की कि भाई ये क्यों हमारे तेल के ठिकानों पर, क्यों, तेल का ठिकाना तो रूस का ही है, लेकिन जो पाइपलाइन है उसमें इनका भी हाथ है, इन्होंने भी पैसे दिए, इस पर क्यों जानबूझ के मारा जा रहा है। और इस पे इसके बावजूद इसके कि यूक्रेन की निंदा की जाए, यूक्रेन को रोका जाए, यूरोपियन यूनियन यूक्रेन की शाबाशी दे रहा था, तो इससे नाराज है। वहां आने की एक शर्त यह भी है कि उसके हर देश उसको मान जाए, जितने भी उसका 27-28 से जितने देश है माने। और उसमें ये कह रहे हैं कि हम उसमें उसको वीटो लगा देंगे, जो कि इनका सही कदम है, बिल्कुल सही कदम है कि तुम हमारे कहीं से पक्ष नहीं आ रहे हो। इनफैक्ट पोलैंड में जो मासकर हुआ है उसमें बांदे राइट्स, वैसे ही जैसे हमारे यहाँ सावरकर और दूसरे लोग हैं अंग्रेजों के साथ मिले कर रहे हैं, तो बांदे राइट जो था, उनके जो समर्थक हैं वह जर्मनी के साथ मिलकर, यानी नाजियों के साथ मिलकर यहां पे जनसंहार किया था। पोलैंड की बार बार मांग है कि उसके लिए तुम माफी मांगो, तुम उसकी प्रशंसा कर रहे हो। यह यूक्रेन नहीं मानने वाला, क्योंकि उसका बेसिक फिलॉसफी यही है कि दूसरों को मारो, हम सबसे बड़े रेस हैं, और वो नाजी की प्रशंसा करते हैं, नाजी का वो जो होता है स्वस्तिक वो लगाते हैं। तो उस हिसाब से कहीं से भी यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने लायक नहीं है, लेकिन हर तरह से मेंबर बनने लायक है, क्योंकि वह वही कर रहा है जो यूरोपियन यूनियन चाह रहा है, यानी रशिया को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। जी, यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनने लायक भले ही ना हो यूक्रेन, लेकिन अब लगता है पुतिन का नजरिया बदल गया है। यूक्रेन राष्ट्र बनने लायक जरूर है। ये बदलाव जो हुआ पुतिन के नजरिए में, क्या वाकई में हुआ, या जेडी वांस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं वो ऐसे ही हवा में दावा कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल हवा में तो नहीं है, लेकिन क्लैरिटी पूरा नहीं है। मैं इसको जब कल देखा था तो इस पे मैंने जहां तहां ढूंढने की कोशिश की थी। तो खैर, जेडी वांस ये कहते हैं कि अलास्का में जो बातचीत हुई उसमें पुतिन तैयार हो गए हैं कि यूक्रेन एक स्वतंत्र और सार्वभौमिक, यानी इंडिपेंडेंट एंड
सॉवरेन कंट्री के रूप में मान्यता देंगे। यह पहले से कभी भी पुतिन यह नहीं कहा था कि नहीं देंगे, लेकिन पुतिन का एक जो लक्ष्य है शुरुआती में, जो इनका स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, यह वॉर नहीं कहते इसको, और उसका जो कई लक्ष्यों में से एक लक्ष्य है डीमिलिटराइजेशन, यानी यूक्रेन के पास उस तरह की आर्मी वाली आर्म्स ऑपरेशन नहीं रहेंगे, आत्मरक्षा के लिए जो अंदरूनी है वो रखे, पुलिस रखे, गार्ड रखे, ताकि दोबारा रशिया के अगेंस्ट में इस तरह की जरूरत कर सके। एंड डी नाजीफिकेशन, यानी जो नाजीवाद है, रूसी भाषा, रूसी लोग, रूसी कल्चर, उसको जबरदस्ती मार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, वह अलाउड नहीं करेंगे। तो ये दोनों खत्म क्या बिना यूक्रेन को खत्म किए हुए, मतलब यूक्रेनी सत्ता को लेने के बजाय हो सकता है। तीसरी चीज यह भी जो दोनों के बीच में आया था, जो इनका कहना था कि भाई हमें जेलेंस्की नहीं पसंद, उसे हटाना पड़ेगा, उसकी जो भी सरकार है। तो इस पर यह सहमति हुई है कि वहां पे चुनाव करवाया जाएगा। चुनाव में जो भी जीतेगा, जेलेंस्की जीत जाएगा तो पुतिन को निगलना पड़ेगा, वह मक्खी निकलना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्लैरिटी अभी नहीं है। एक तो एक क्लैरिटी तो स्पष्ट है कि लावरोव ने कहा कि अभी इससे कोई मीटिंग नहीं होने जा रही है जेलेंस्की और पुतिन के बीच में। तो यह मसला जो है जुड़ी हुआ मुख्य रूप से अमेरिका और रूस के बीच में संधि की तरफ बढ़ रहा है, ना कि वो जो कि जेडी वांस कह रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है तो अच्छी बात है कि भाई शांति करो, यूक्रेन भी इंडिपेंडेंट रहे और साथ साथ वो रशिया के लिए खतरा भी ना हो, यानी वह नेटो भी ना प्रवेश करे। जी, अब रुख कर लेते हैं गाजा और मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरों का। यहाँ जो पहला अपडेट है वो है यमन से, और यमन की राजधानी सना पर जो इजराइल ने हमले किए, जिसमें खबरें चल रही हैं कि 80-86 लोग घायल हुए हैं, 6 लोग मारे गए हैं, और वहां का जो राष्ट्रपति भवन है उसको भी निशाना बनाया गया है। बल्कि कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से कि वो अभी और हमले करेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर दहशत भी देखी जा रही है इजराइल में कि अगर हूतियों ने पलटवार किया तो इस बार वो भी खतरनाक कदम उठाएंगे। आप क्या नया मोर्चा खुलता हुआ देख रहे हैं? नए मोर्चे की अभी संभावना थोड़ा सा कम। वैसे जो आपने कहा, जो आंकड़ा दिए, वह बिल्कुल सही है। साना में इन्होंने आक्रमण किया, उन ठिकानों पर मारा, पावर प्लांट करा, काफी जबरदस्त एक्सप्लोशन भी हुआ, वो दिखा। और यह हुआ है इसके 2 दिन पहले जो घटना घटी, यानी हुतियों ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स, 2 ड्रोन्स या 3 जो भी थे, इकट्ठे एक खास जगह पहुंचा। यानी बड़ी प्लानिंग के तहत वो भी करते हैं, छोटे मोटे वो उनका नहीं है, दिखावा के लिए नहीं है, एक टेररिस्ट छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन टाइप नहीं है। और यहां पे तबाही मची है, इसको छुपाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अफरा तफरी तो जबरदस्त फैल रही है। तो यह लड़ाई चल ही रही है, और हुतीस के प्रवक्ता ने साफ कहा है, जो ब्रिगेडियर जनरल आते हैं, कि इससे हम रुकने वाले नहीं हैं, ना ही हम छोड़ने वाले हैं। जहां तक रेड सी की बात है, हमने फिर से वह कार्रवाई शुरू कर दी है। बीच में कुछ दिन के लिए रोका हुआ था, लेकिन जब तक हमारे भाइयों को, यानी गाजा में आप युद्ध विराम नहीं करते हैं, वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं जाने देते हैं, तब तक आक्रमण करेंगे, और इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता, फिर आक्रमण करेंगे। लेकिन इजराइल की अभी मजबूरी है कि वहां पर जाके, समुद्र के द्वारा वहां पर जाके, इनका नेवल फोर्सेज इतना मजबूत नहीं है। नंबर 2, संभवतः अमेरिका भी इसके लिए भी तैयार नहीं है। और नंबर 3 की गाजा जो फ्रंट इन्होंने पूरी तरह खोल दिया है, इसमें इनको अभी लंबा समय लगेगा। जी, चलिए देखते हैं, गाजा पे बात करेंगे। लेकिन अभी जो अपडेट आ रहा है वो है तुर्की से जुड़ा हुआ। उसने पीकेके यानी एसडीएफ के ठिकानों पर हमले किए हैं, और ये अमेरिकी समर्थित है, और वहां से तेल वेल निकालने का काम सीरिया से करते हैं, आप जानते ही हैं। और इसी के साथ एक खबर और चल रही है, सीरिया के राष्ट्रपति तथाकथित जो भी राष्ट्रपति हैं, अहमद अल शरा, वो कह रहे हैं हाँ हमारी इसराइल से बातचीत चल रही है। लेकिन मैं इन तमाम खबरों को छोड़ के बढ़ना चाहता हूं वापस गाजा की तरफ। आईडीएफ चीफ याल जमीर कह रहे हैं कि जो प्रस्ताव हमास ने स्वीकार कर लिया है उसको नेतन्याहू को भी मान लेना चाहिए, यही हमारे हक में होगा। सेना का प्रमुख अगर ऐसे बोल रहा है इसराइल का, तो इसका तो बड़ा गंभीर मामला होना चाहिए सर। ये मसला बहुत गंभीर है। वैसे जहां तक आईडीएफ चीफ की बात है, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक की है, चीफ ऑफ स्टाफ के हेड है, वहां के चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के हेड है। और इनका पहली बात तो कह दूं कि ऐसा नहीं कि जियोनिस्ट नहीं है, चीज वही है, लेकिन जो प्रैक्टिकली देख रहे हैं उन्हें साफ नजर आ रहा है, कई चीजें कर रहे हैं कि यदि हम गाजा में घुस गए, मिलियंस यानी कम से कम 2 मिलियन गाजावासी हैं, उनको हम निरस्त्र कर देते हैं या घुस जाते हैं, हमास कर पाए ना कर पाए, अब बात अलग है, क्योंकि अंडरग्राउंड में जहां तहां छुपे रहेंगे, एक ब्लैक होल हो जाएगा, हम चले जाएंगे, निकलना हमारे लिए असंभव हो जाएगा। नंबर 2, वहां पे एक लॉन्ग टर्म का एक युद्ध हो जाएगा, गिरिल्ला वॉरफेयर होगा, जो कि आज से भी ज्यादा भयानक हो जाएगा। और वह ऐसा नहीं है जो हमारे
पॉलिटिकल लीडर्स को लग रहा है कि 2-3 महीने में हम मसला खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। यह महीनों के सालों तक चलेगा, जो कि मेरे हिसाब से वो सही कर रहे हैं। तीसरे कर रहे हैं कि जिनको तुम छुड़ाने की बात कर रहे, जो हमारे युद्धबंदी वहां पकड़े तो मार ही देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इन बातों का सबसे बड़ा असर, एक तो जो सच्चाई नजर आता है, चूंकि इनके पास आर्मी की ट्रूप्स की कमी हो गई है, और नंबर 2 विद्रोह की भी बातें हो रही है, नंबर 3 लोग छोड़ के भाग रहे हैं, जो मानसिक रूप से जो बीमार पड़ रहे हैं उनकी संख्या और आत्महत्या करने वालों की संख्या बढ़ रही है। जनता का प्रतिरोध जो है वह जबरदस्त बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हम पूरे इजराइल को ठप कर देंगे। कुछ दिन पहले जो चला था, लाखों की संख्या में आए थे, 1.5 लाख ऐसे कुछ आए थे, उनकी संख्या बढ़ रही है। और आपको याद होगा कि जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे बाइडेन के खिलाफ, बाद में वो कमला हैरिस आ गई, तो इनका बार बार कहना था कि मैं ये कहना चाहूंगा इजराइल के नेताओं से, खासकर नेतान्याहू से, कि जो करना जल्दी करो यार, काम खत्म करो, नहीं तो दुनिया में तुम्हारा विरोध बढ़ रहा है। जल्दी करो, नहीं हो पा रहा है गुरु, आसान नहीं है। अब हमास के खिलाफ लड़ रहे हैं, हुती से खिलाफ लड़ रहे हैं, ठीक, अभी हिजबुल्लाह फॉर द टाइम बिंग शांत है, लेकिन कब उठ खड़े होंगे कहना मुश्किल है। यह जल्दी नहीं होगा, और जिसमें तुम फंसे हो ऐसा दलदल है, तुम जितना मार रहे हो उतना ही नीचे धंस रहे। जी, अमेरिका के राजदूत को फ्रांस ने क्यों तलब कर लिया सर? फ्रांस के खिलाफ इसने, इजराइल ने भी कहा था कि आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि फ्रांस ने कहा था कि, एक तो आपको याद ही होगा कि मैं नहीं, हम लोग जो है सो, फ्रांस जो है वह पैलेस्टीन को सितंबर में मान्यता देगा, और कई सारे दूसरे देश, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। पता नहीं ये लोग सितंबर अक्टूबर में क्यों करते हैं? क्या इजराइल को टाइम दे रहे हैं कि ताकि ये काम तमाम कर दे, उसके बाद हम मान्यता दे देंगे जब बचेगा नहीं। नंबर 2, इन्होंने कहा कि जो इजरायली फोर्सेस कर रही हैं वह जनसंहार का रूप है, और वह वहां के जो भी मानवीय सहायता के सामान नहीं जानते रहे। इससे इजराइल का गुस्सा समझ में आ रहा है। अब अमेरिका का राजदूत कह रहा है कि भाई आप जो है सो यहूदी विरोधी काम कर रहे हैं, आप इजराइल के खिलाफ ऐसे कैसे बोल सकते हैं? तो तलब किया है कि भाई आप राजदूत है, राजदूत की तरह ही, अभी गए नहीं, जाने वाले, हो सकता है आज ही जाए। आप राजदूत है, राजदूत की तरह बात कीजिए। आप अमेरिका की तरफ से क्यों बात कर रहे हैं? मतलब ओपनली क्यों पॉलिटिकल स्टेटमेंट इस तरह हमारे खिलाफ दे रहे हैं? इससे हम दोनों के देश के बीच संबंध खराब होगा। हालांकि संबंध कुछ भी नहीं खराब होने वाला है, मेरे हिसाब से सब दिखावा है। जी, बहुत सारी चीजें और भी चल रही हैं, जैसे अमेरिका का राजदूत जो है इजराइल में, माइक हक्काबी, वो नेतन्याहू से मिल रहा है। क्या वो गाजा और लेबनान को लेकर बात कर रहा है, या सीरिया को लेकर भी चर्चा कर रहा है, या यमन पे जो हमले किए हैं उसको लेकर वो कुछ मंथन करने पहुंचा है? और भी बहुत सारे पहलू है, लेकिन उन सबको छोड़ते हुए अभी रुक करते हैं ट्रंप महान से जुड़ी हुई खबरों का। और पहला जो अपडेट है, ट्रंप महान कह रहे हैं मीडिया वालों को अमेरिका में कि भैया तुम्हारा लाइसेंस रद्द कर दूंगा मैं। उनको कह रहे हैं जो इनके खिलाफ बोल रहे हैं, यानी ट्रंप के खिलाफ बोल रहे हैं, यानी खुलेआम रूप से कह रहे हैं कि पर्सनालिटी कल्ट, यानी मैं महान हूं, आप और हम बड़ी मजाक में कर रहे हो, एक टिप्पणी के रूप में, मतलब सरकास्टिज्म रूप में कर रहे हैं, वह खुलेआम कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ कैसे बोल सकते हैं। वैसे ही जैसे कि इजराइल के खिलाफ है, नेतन्याहू के खिलाफ, मतलब जियोनिस्ट जो रिजीम है उसके खिलाफ बोल रहे हैं, यानी यहूदियों के खिलाफ बोल रहे हैं, यानी कानून के एक दूसरे में ऐसा घाल मेल कर देना कि आप कुछ बोल नहीं सकते यदि वास्तव में डरते हैं इनसे। तो वही ट्रंप कर रहे हैं, और ट्रंप जो है अपनी मतलब निम्न स्तरीय राजनीति कर रहे हैं ताकि उनके व्यक्तित्व में कोई आंच ना लगाए। कितना भी जोर लगा लें, उनका भले ही टाइम बिंग के लिए उनका जो पर्सनल रेटिंग था, पॉपुलैरिटी रेटिंग था, वो बढ़ा हो, लेकिन फिर नीचे गिर रहा है। जी, चलिए, वक्त का तकाजा है, लेकिन चलते चलते एक सवाल ले लेता हूं जो आ रहा है साउथ कोरिया से जुड़ा हुआ। एक और, साउथ कोरिया चीन से कह रहा है कि भाई हम कारोबार की ताल्लुकात, रिश्ते, संबंध ज्यादा बेहतर करना चाहते हैं, और दूसरे उनके जो राष्ट्रपति हैं साउथ कोरिया के, वो ट्रंप से जाके मुलाकात कर रहे हैं और संतुलन यानी बैलेंस बनाने की बात कर रहे हैं। तो क्या बराबरी की बात करेंगे अभी अमेरिका से? बड़ा महत्वपूर्ण एक्चुअली स्टेटमेंट है। दक्षिण कोरिया को लगने लग गया है कि केवल अमेरिकी कैंप पे रख के, और आज का दुनिया नहीं कि केवल अमेरिकी कैंप पे रहा जाए। उदाहरण हमें पाकिस्तान हमारे बगल में दिख रहा है, तो हम सबसे संबंध रख सकते हैं। तो आज जहां ये मिलने जा रहे हैं, इनका स्पेशल टीम जा रहा है चीन इनसे बात करने के लिए। देखिए, अब समानता की बात हो, इक्विवेलेंट की बात हो, बराबरी की बात हो, अलग है। जबकि ट्रंप जो है इस संतुलन के खिलाफ जो भी है बोलते हैं, काफी गुस्से में है, और कहते हैं कि जो ली है, यानी जो नए राष्ट्रपति बने हैं दक्षिण कोरिया के, वह हमारे ही बदौलत कूद रहे यानी उनकी सिक्योरिटी की रक्षा, सुरक्षा, या जो उसकी हम कह रहे हैं कि हम गारंटी हम दे रहे हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब नॉर्थ अमेरिका 9 के ऊपर डाल, गारंटी हम दे रहे हैं।
और हमारे कारण फुदक रहे हैं और ये कर रहे हैं। यहां तक कि जो ना बोले ये है कि 6 बिलियन या कितना बिलियन डॉलर के बराबर ये जो है पोलैंड को आर्म्स अम्युनिशंस बेच रहे हैं, यानी दक्षिण कोरिया बढ़ रहा है। और इस बीच में जो ट्रंप के आने के बाद जो टैरिफ लगा है, इसके खिलाफ 25% लगाए। ये लोग चुपचाप रहने वाले, ये जापान, ये लोग चुपचाप रहने वालों में से। इसराइल ने कुछ नहीं बोला, इंडिया ने भी कुछ नहीं बोला, हम लोग मुहदब्बू हैं इस मामले में। खैर जो भी हो, तो वो सब चीजें हैं। और इसको मिला के इनका कहना है कि भाई नॉर्थ कोरिया से भी संबंध हम बेहतर बनाए, और केवल सिक्योरिटी के आधार पर ही तुम हमको लूट रहे हो, और इसलिए कि हम एक्सपोर्ट तुम्हारे यहां कर रहे हैं। हम मल्टी डायरेक्शनल खोलेंगे, हम अपना सिक्योरिटी खुद देखेंगे, नॉर्थ कोरिया से बात करेंगे, चीन से बात करेंगे कि भैया तुम क्यों अनावश्यक हमारे ऊपर आक्रमण कर दोगे। ये कहेंगे हम नहीं करेंगे, तुम क्यों जबरदस्ती अमेरिका को घुसाए हुए। यदि ऐसा होता है तो जो यहां का क्वाड जो बन रहा है, जिसमें इंडिया भी है चीन के अगेंस्ट में, वह भी एक तरह से ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि उसमें ना मेंबर होने के बाद भी ये जापान, नॉर्थ कोरिया, आसपास के फिलीपींस, इन सब का एक आधार बहुत कमजोर पड़ जाएगा कि बिना अमेरिकी उंगल के भी हम स्वतंत्र रूप से और बेहतर रूप से अपना व्यापार करेंगे। जनता के लिए करें ना करें, व्यापारी तो वहां यही चाहते हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू मिस्टर अक्रम।